हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम एक नए पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस पेपर का नाम है सीएमए इंटर का कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये ग्रुप 2 के अंदर आप लोगों का पेपर आता है। इसके अंदर मैं जो आपको पोर्शन कराऊंगा वो ये ऑडिट वाला पोर्शन कराऊंगा जो कि 50 मार्क्स का है। एंड कंपनी अकाउंट्स वाला पोर्शन हमारी टीम में एक टीचर है, आपको वो कराएंगे। एंड इससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं सीएमए इंटर सिलेबस 2022 न्यू सिलेबस। आपको पता है सीएमए का न्यू सिलेबस आ चुका है। इससे पहले हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट में जो सिलेबस चल रहा था वो चल रहा था 2016 सिलेबस, 2016 वाला सिलेबस। उस टाइम पे भी कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का जो ये पेपर था ये कंबाइन था और उस टाइम पे भी वेटेज 50-50 मार्क्स ही थी दोनों तरफ। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं ना तो उस टाइम और अब के टाइम में फर्क पता है क्या आ गया है। न्यू सिलेबस के ऑडिट में और ओल्ड सिलेबस के ऑडिट में फर्क कहां है, मैं तुम्हें 1 मिनट बताता हूं। मेरे पास कंटेंट पड़ा है और तुम्हें इंडेक्स से भी बता दूंगा, फर्क पता लग जाएगा कहां पे है। 1 मिनट रुको, मैं ऑडिट का सिलेबस खोलता हूं आप लोगों का। ये देखो, ओल्ड सिलेबस का जो ऑडिट था उसके अंदर हमने अपनी बुक में कितने चैप्टर्स रखे हुए थे? 7 चैप्टर्स रखे हुए थे। 1 मिनट रुको, ये क्या हुआ? ये देखो, ओल्ड सिलेबस जो था उसके अंदर हमारी बुक के अंदर कितने चैप्टर्स थे? 7 चैप्टर्स थे ऑडिट के। और अगर मैं आपको ऑडिट का इंडेक्स दिखा दूं तो उस टाइम पे टोटल में हमारी बुक के अंदर कितने पेजेस थे? 197 पेजेस थे। अगर और ये वेटेज कितनी थी? 50 मार्क्स। अब मैं अगर आपको न्यू सिलेबस का ऑडिट दिखाऊं, ये हमारी नई बुक है, इसके अंदर चैप्टर पहली बात तो 7 की जगह 10 है। 10 दिख रहे हैं ना, ये 10 चैप्टर हैं। और अगर मैं आपसे इसके अंदर कंटेंट की बात करूं पेजेस की तो कितने हैं? 271। तो मोटा मोटा 80 पेजेस का डिफरेंस है। 3 चैप्टर बढ़ गए तो उसका नया कंटेंट आ गया। अच्छा, हो सकता है तुम्हारे स्टडी मैट में ना उसको स्टडी नोट की तरह से डाल रखा होता है, मैंने उसको बुक में चैप्टर की फॉर्म में बनाया होता है। तो हमारी बुक के हिसाब से अगर क्योंकि कंटेंट पूरा कवर है, अगर आप एक बार हमारी बुक कर लोगे तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, उससे बाहर पेपर नहीं आता। तो अगर मैं कंटेंट के हिसाब से बात करूं तो 80 पेजेस का कंटेंट जो है वो बढ़ गया है आप लोगों के कोर्स में। लेकिन वेटेज आज भी कितनी है? 50 मार्क्स। वेटेज आज भी कितनी है? 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, नंबर उतने ही मिलेंगे। और सच्चाई है कि हम टीचरों को फीस भी उतनी ही मिलेगी। मैं सोच रहा था इस सब्जेक्ट की फीस नए सिलेबस में बढ़ा दूंगा, लेकिन बच्चा कंटेंट वाइज नहीं देखेगा ना, बच्चा देखेगा कि यार वेटेज तो 50 मार्क्स ही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, समाज सेवा करेंगे। तो अब मैं तुम्हारे लोगों से बात करूं तो सीएमए इंटर न्यू सिलेबस 2022 की मैंने बात कर रहे थे हम लोग। तो अब शुरुआत करते हैं, मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा ऑडिट। तो अब हम पहला शुरुआत ऑडिट से ही करते हैं कि ऑडिट क्या होता है वगैरह वगैरह। फिर कौन करता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट। कितने मार्क्स की वेटेज रखता है? ये 50 मार्क्स की। ये चीज का प्रॉमिस मेरा है कि अगर एक बार आप ये मेरी सारी वीडियोस ढंग से कर लोगे और मेरे लेक्चर्स ढंग से कर लोगे तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, उससे बाहर पेपर नहीं आता। तो हम पहले ऑडिट शब्द पे ही जिक्र कर लेते हैं कि ऑडिट होता क्या है। देखो, ऑडिट जो है तुम लोगों ने कई बार सुना होगा, सीए ऑडिट करता है ना। सीए का ही नाम सुना होगा कि ऑडिट सीए करता है। आज हम ये भी बात करेंगे क्या खाली सीए ही ऑडिट करता है या बाकी प्रोफेशनल सीएस सीएमए ये लोग भी ऑडिट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं ऑडिट क्या है। तो ऑडिट का ना एक सिंपल सा अगर मैं तुम्हारे को मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है किसी चीज को चेकिंग करना, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना कि ये सब चीज सही है या नहीं है, या किसी चीज की वेरिफिकेशन करना कि ये चीज सही है या नहीं है। एक ही चीज के अलग अलग नाम है, आप कुछ भी बोल लो ये ऑडिट है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा ऑडिट क्या होता है। मान लो एक मदर है, एक पर्सन है मिस्टर एस, ये इसका सन है। ये कौन है? सन। मम्मी ने बेटे को 1000 रुपए दिए और बोला कि एक काम कर, मार्केट से जाकर ग्रोसरी परचेज कर ला, ग्रोसरीज की शॉपिंग कर ला। अब ग्रोसरी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, खाने पीने का, राशन की आइटम, वेजिटेबल्स वगैरह, बहुत कुछ मंगवाया उससे। अब मम्मी ने कहा कि जब जाएगा ना तो सारा सामान लेके आइयो प्रॉपर तरीके से, और जो पैसे बच जाएंगे तो मेरे को वापस कर दियो। अब ये सामान लेने गया, अब ये सामान लेकर वापस आया तो इसने मम्मी को बोला
कि मम्मी सारा सामान आ गया है, 965 रुपए का बिल बना था, 35 रुपीज बैलेंस बचा है, 35 रुपीज क्या बचा है, बैलेंस, ये आप रख लो, ये आप, उसने अपनी मम्मी को क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो मम्मी से 1000 रुपए लेके गया था सब्जी अब्जी लेने, ग्रोसरी वगैरह लेने, घर का राशन वाशन लेने, और 1000 में से कितने पैसे बचे उसके पास, 35 रुपए बचे, 965 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए। मम्मी कहती हैं एक बात बता, 965 रुपीज का सामान जो लेकर आया है उसका बिल बनाया ना, वो बिल दिखा। अब मम्मी क्या कर रही है, टैली कर रही है। क्या टैली कर रही है कि ये जो सामान लेकर आया है, सब्जी मान लो उसमें वेजिटेबल 100 रुपए है ना, दाल 200 रुपए, राइस 150 रुपए, तो मम्मी टैली कर रही है, उसको मिला रही है कि भाई जो चीजें वो लेकर आया है और उसने 965 का बिल मेरे को बोला है कि इतना लगा है, क्या वो उतने का ही लगा है, क्या वो बिल में जो आइटम दिख रही है, क्या वो आइटम उनके पास एक्चुअल में आई है नहीं आई है, और उनकी प्राइस से कैलकुलेशन लगा रही है कि इतना पैसा लगा भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे लगे 900 रुपए, बाकी 65 इसने जेब में रख लिया, पैसे लगे 800, बाकी के पैसे इसने जेब में रख लिए। मम्मी मिला रही है, क्योंकि मम्मी चीजें चेक कर रही है कि भाई इतने का सामान आया, ये इतने का आया, आपस में चीजें मिला रही है, माल से बिल को चेक कर रही है, दैट इज ऑडिट। वो चेकिंग ही तो कर रही है। ये छोटे लेवल का ऑडिट है। ये घर पे मम्मी देख रही है कि भाई ये जो इतने इतने का तो सामान लेके आया, ये इतने का है भी या नहीं, है ना, और मम्मी आसपास अंदाजा तो होता ही मम्मी को चीज इतने की आती नहीं आती, और ये टोटलिंग है वो सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने बिलिंग ओवर करवा दी हो, दुकानदार को बोल दियो कि बिल ज्यादा का बना दे, लेकिन एक्चुअल में बिल कम का होना चाहिए था। वो सारी चीजें मम्मी मिला रही है और चेक करके बता रही है कि ये सब ओके है या नहीं है। तो दैट इज ऑडिट। वो भी एक ऑडिट ही है, वो भी क्या है, अपने आप में एक ऑडिट ही है, लेकिन वो एक हमारी भाषा में ऑडिट है। सेम इसी तरीके से कंपनीज का ऑडिट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अभी मैं बात करूंगा, ऑडिट तो वैसे कई चीजों का होता है, लेकिन अभी मैं एक सिंपल सी बात करूंगा। सेम इसी तरीके से ऑडिट किया जाता है कंपनीज का, और वो किस चीज का ऑडिट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, जब हम बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आती है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, एटसेट्रा। अभी तो आप इतना मोटा मोटा मानो, ये सब चीजें आती हैं। अभी जब बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट वगैरह बनता है, तो ऑडिटर जाकर पता क्या चेक करता है, ऑडिटर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उसको मैच करता है किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वेरीफाई करता है। एग्जांपल लेके बताता हूं, सुनना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है, लेजर्स, जर्नल्स, कैश बुक, सेल बुक, ये सब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। इनके बेसिस पे क्या बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, इन्हीं के बेसिस पे बनती है। अब होगा क्या, ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। मान लो कंपनी बोलती है कि भाई हमारे पास, कंपनी ने लेजर के अंदर एंट्री डाल रखी है, जर्नल में एंट्री डाल रखी है कि हमने 10 लाख रुपए की सेल करी, हमने ये सामान बेचा है। अब ऑडिटर क्या करेगा, वो 10 लाख रुपए की सेल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वेरीफाई करेगा कि जो चीज यहां दिखाई है वो एक्चुअल में है या नहीं है। और क्या करेगा, अच्छा एग्जांपल लेके बात करते हैं। कंपनी ने बोला कि हमारे को 2 लाख रुपए का कैश रिसीव हुआ था, कंपनी ने कैश बुक में एंट्री डाल रखी है। अब कंपनी ने वो एंट्री क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डाल रखी है, नहीं डाल रखी है, मैच करेगा। तो जो जो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, उनका पैरेलल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया नहीं दिया गया, चेक किया जाएगा। प्लस कुछ चीजें ऐसी है जो अलग से चेक की जाएंगी। जैसे एग्जांपल, कंपनी बोलती है बैलेंस शीट के अंदर, या कंपनी वैसे बोलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इतना था। किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो कंपनी डील करती है, कंपनी ने बोला जी हमारा ओपनिंग स्टॉक इतना था और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में मान लो 800 यूनिट बची हैं। अब कंपनी ने वो 800 यूनिट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखी हैं। अब ऑडिटर जाकर फिजिकल प्रेमाइसिस में चेक कर सकता है क्या वो 800 यूनिट पड़ी भी है या नहीं पड़ी है, क्या ये हवा में ही बातें बोल रहे हैं। ये जो इन्होंने कागजों पे दिखाया कि हमारे पास इस चीज की 800 यूनिट पड़ी, क्या वो एक्चुअल में है भी या नहीं। तो ये जो चीज मिला रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैलेंस शीट से चेक कर रहा है कि जो एंट्री यहां दिखाई है वो बैलेंस शीट में है या नहीं है, प्लस जो चीज बैलेंस शीट में दिखाई है क्या वो चीज उनके पास एक्चुअल में है या नहीं है। ये सारी चीजें अपने आप में क्या है, ऑडिट। ये सारी चीजें अपने आप में क्या है, ऑडिट। की हम चीजों को चेक कर रहे हैं कि सब चीजें ओके है या नहीं। तो आई होप आपको ऑडिट शब्द का मतलब क्लियर हुआ होगा। तो ले देखिए सीधी सी भाषा में, जो चीज एक कंपनी ट्रांजैक्शन दिखा रही है कि ये हुई है, क्या वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है, और जो हुई है तो एज पर लीगली हुई है नहीं हुई है, इलीगल तरीके से, यही चेक करने को हम बोलते हैं ऑडिट। अब मैं तुम्हारे से थोड़ा, अच्छा ऑडिट कई तरीके का होता है, तो मैंने तुम्हारे को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की बात करी। ऑडिट भी कई तरीके के होते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं,
जीएसटी ऑडिट भी होता था, लेकिन अब तो वो कट गया है, ऑप्शनल हो गया है। तो अभी बात करेंगे सबके बारे में। अभी तो मैं एक बैकग्राउंड दिया कि ऑडिट क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री पे चलता हूं कि ऑडिट का कंसेप्ट कब लाया गया। तो मैंने दो तीन नोट डाल रखे हैं, चाहो तो नोट कर सकते हो। ऑडिट का कंसेप्ट इनिशियल डेज में इंडिया वगैरह में तो होता ही नहीं था। इंडिया में तो ऑडिट का कंसेप्ट बहुत लेट आया है। ऑडिट का कंसेप्ट शुरुआत में सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को करवाना होता था। नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो हम लोग खोल लेते हैं से, तो उनको करवाना नहीं होता। जैसे रिलायंस है, टाटा, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है ना, तो इनको नहीं करवाना होता था। जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां होती थी उनको करवाना होता था पहले। लेकिन वो भी कब, वो इंडिया की बात नहीं हो रही, इजिप्ट के जो लोग होते थे, रोम के जो लोग होते थे, ग्रीक के जो लोग होते थे, वहां के लोग करवाया करते थे। वो भी सरकारी संस्थाएं करवाती थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं करवाया करते थे। प्राइवेट सेक्टर्स को तो बाद में ऑडिट की जब नीड फील हुई तो उन्होंने करवाना शुरू करा। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऑडिट का कंसेप्ट, अब जैसे आपको पता होगा इस टाइम करंट में इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। इससे पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1913 था, उससे पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1857 था। ऐसे बहुत सारे चलते चले आ रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट का कंसेप्ट लाया गया था 1857 में, और ये कहा गया था कि कंपनीज को ऑडिट करवाना चाहिए। लेकिन वो कंसेप्ट ना ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं था। मतलब इंडिया में कंपनीज को ये बोला गया कि आपको ऑडिट करवा लो, बेटर रहेगा, आपकी कोई कमियां होंगी तो पकड़ में आ जाएगी, कोई गलती हो रही है कंपनी में, कोई फ्रॉड हो रहा है तो पकड़ में आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट लाया गया था 1857 में, लेकिन उस टाइम पे ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं था। लेटर ऑन जब कंपनी एक्ट 1913 आया 1857 के बाद, तो उसके अंदर इसको मैंडेटरी कर दिया गया। ऑडिट के कंसेप्ट को क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन उस टाइम पे ना जो ऑडिट लाया गया था, वो उस टाइम पे खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट को लाया गया था। और भी कई तरीके के ऑडिट होते हैं, उनको नहीं लाया गया था। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्या होता है वो तो मैंने तुम्हारे को अभी शॉर्ट में समझा ही दिया। उस टाइम पे खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट को लाया गया था, और इसको हम बहुत पॉपुलरली इंडस्ट्री की भाषा में स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। हालांकि मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी आगे जाके कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी वर्ड क्यों बोलते हैं। लेकिन इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट को स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते थे। उस टाइम पे जब ऑडिट कंसेप्ट लाया गया था, तो उस टाइम पे खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट को ही मेनली फोकस किया गया था। बाकी चीजों के आज के जमाने में बहुत दुनिया जान के ऑडिट आ गए हैं, वो सब बाद में आए हैं। फिर ऑडिट का मतलब क्या होता है मैंने ये समझा दिया। अच्छा, ऑडिट जो है, तुमसे कोई पूछे कि ऑडिट वर्ड आया कहां से, तो ऑडिट एक लैटिन वर्ड था, ऑडायर। ऑडिट एक लैटिन वर्ड है, कौन सा, ऑडायर, वहां से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है टू हियर, सुनना। पहले क्या होता था और आज क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं सच्चाई। पहले के जमाने में आज के में फर्क है। पहले ना ऑडिटर आपके हिसाब से ऑडिट करता था, इसीलिए वर्ड आया था टू हियर। आप जो ऑडिटर को बोलते थे वो वैसे करता था। आप उसको बोलते थे ये चीज चेक कर, वो कर लेगा। आप उसे बोलते थे ये चीज चेक मत कर, वो नहीं करेगा। आप उसको बोलते थे अच्छा इस चीज की चेकिंग कर ले, वो करेगा। आप अपने हिसाब से ऑडिट करवाते थे और ऑडिटर आप ही के कहने पे काम करता था। इसीलिए हम वर्ड आया था टू हियर कि ऑडिटर सुनता था, आपकी सुनता था। आज के जमाने में कंसेप्ट नहीं चलता। आज के जमाने में हम ये बोलते हैं कि ऑडिटर जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है। आज के जमाने में हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है। अच्छा, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल का मतलब समझते हो? इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हो? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी बायस। बायस मतलब पार्शियलिटी। फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर। एटसेट्रा। मतलब ऑडिटर आज के जमाने में इंडिपेंडेंट है। आज के जमाने में क्या है कि ऑडिट करते वक्त कंपनी लॉ के अंदर क्राइटेरिया बताया हुआ है कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करोगे तो आपको ये चीजें चेक करनी है, तो वो करनी ही है जो बताई गई हैं। अब ऑडिटर आपके कहने पे नहीं करेगा, अच्छा कंपनी बोल रही है यार ये वाली चीज चेक कर ले, इसमें हमने फ्रॉड नहीं किया, ये वाली मत कर, इसने हमने फ्रॉड कर रखा है। ना जी ना। अब आज के में ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। वो कहता है भाई मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तो लॉ के द्वारा ऑडिटर को अपॉइंट कराना मैंडेटरी है, मैं कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिट करूंगा और मैं तेरी नहीं सुनूंगा। मैं अपने हिसाब से जो लॉ बोल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करूंगा। तो फ्री फ्रॉम एनी बायस का मतलब है कि ऑडिटर ये नहीं कि जिस कंपनी को ऑडिट करने के वो उनके रिश्तेदार है तो वो मजे से ओके ओके रिपोर्ट बनाकर आ रहा है कि नहीं सब ओके है, या वो कोई बड़े गुंडे हैं, वो जो कंपनी वाले बदमाश हैं और उनके दबाव में आकर ऑडिट की रिपोर्ट बनाकर आ रहा है। अगर वो ऐसी कोई भी हरकत करेगा और वो ऑडिट रिपोर्ट गलत बनाता है और बाद में पकड़ा गया, दबाव में आकर उसने रिपोर्ट बनाई थी या किसी का फेवर करके बायसनेस करके रिपोर्ट बनाई थी, तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ऑडिटर आज की डेट में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, वो अब आपकी नहीं सुनता।
तो वो ओडायर वाला कंसेप्ट आज नहीं चलता। आज के टाइम में अपने हिसाब से ऑडिट करता है, जो लॉ बोलता है वो उसके अकॉर्डिंग करता है, वो आपके कहने पे नहीं चलेगा। आपने बोला अच्छा आपने ये काम अच्छे करें, ये चेक करवा लिया, ये काम बुरे करें, वो दिखाए नहीं ऑडिटर को या उससे सेटिंग कर ली कि तू इन चीजों को चेक ही मत कर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो ऑडिटर क्या करता है क्या नहीं करता, आपको कहानी समझ आ गई। और आज के दिन में ऑडिटर वाला कंसेप्ट क्यों नहीं चलता, क्योंकि आज के दिन में ऑडिटर को हम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ऑडिट क्या होता है ये समझ आ गया है ना। ऑडिट शब्द कब मैंडेटरी किया गया इंडिया में ये भी समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहां से डिराइव हुआ ऑडिट वर्ड ये समझ आ गया। अब और कहानी को बढ़ाते हैं, मजा आएगा, यू विल लव इट, देखना। अच्छा, अभी तुमने मेरे मुंह से जितनी बातें सुनी है, तुम्हारे को इसको सुनकर क्या लगता है कि एक क्वेश्चन आता है मन में कि किसी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा, कि उसको क्या चेक करना चाहिए, ले दे के उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब वो ऑडिट करता है तो उसका मन में क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या चीजें चेक करने जा रहा है, उसका मेन काम क्या है। क्या आपको ये लगता होगा जो अभी मैं बताने वाला हूं, क्या यही होता होगा, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। मतलब ले दे के जब हम ये चीजें चेक कर रहे हैं, अगर हमने आप ऊपर देखा हो तो हम क्या चेक कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो कंपनी ने दिखाया है क्या वो बैलेंस शीट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो मतलब कोई एरर है। तो इसका मतलब क्या हम एरर ही चेक कर रहे थे, क्या हम ये चेक कर रहे थे कि फ्रॉड है या नहीं है, क्या हम ये सब तो चेक कर रहे थे। हम ये करते हैं, लेकिन ऑडिटर का ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑडिटर का ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अभी बताता हूं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन ये मेन नहीं होता। हम ना ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को, पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है, टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो ऑडिटर का पहला काम होता है चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है। अभी ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब होता है अभी समझाऊंगा। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। तो वो उसका पहला ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, कि कोई एरर है कोई फ्रॉड है तो उसको चेक करे। अब बड़ा ध्यान से सुनना मैं कहने के वाला हूं। जब मैं बोलता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है, इसका मतलब है, अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, अभी मैंने ऊपर बताया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आता है। ये सब आप लोगों को याद होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है वो कंपनी एक्ट में शेड्यूल 3 दिया हुआ है। आप लोग बनाते हो ना बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हो, आपको अकाउंट वाले टीचर सिखाते हैं। तो इसका लिए सब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है, जो हम बैलेंस शीट के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर, वो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज किया था कंपनी लॉ के। तो कंपनी लॉ में बहुत सारे शेड्यूल्स दिए हुए हैं, टोटल 7 शेड्यूल हैं। तो उनमें से बहुत सारे शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काम आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी कैसे है वो सेक्शन 129 के अंदर लिखा हुआ है कंपनी लॉ के। इसका मतलब ये है क्योंकि कंपनीज के ऊपर कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, तो वो सब बनेंगी कैसे, कौन से शेड्यूल्स फॉलो होंगे, वो सब कहां लिखा हुआ है, कंपनी लॉ के अंदर ही लिखा हुआ है। तो पहला काम तो ये है कि टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं, क्या वो सारे लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर वो सारे लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो हुए हैं तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर वो सारे लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हुए तो हम बोलेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। अब वो सारे लॉ में क्या क्या आता है सुनना बड़े ध्यान से। पहले तो कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि कंपनी लॉ तो लगेगा और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिट किया जाएगा। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, आईसीआई।
हालांकि इसको मैंडेटरी की आजकल एएस और इंडियस हो गए ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके लिए सेक्शन 133 है कंपनी एक्ट का जो कि मैंडेटरी करता है कुछ कंपनीज के ऊपर इंडियस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं, याद रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी, कि वर्ल्ड वाइड चीजों को पैरेलल किया जाए, कि जो सिस्टम इंडिया में अकाउंटिंग का फॉलो किया जा रहा है वही वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाए। उसके लिए हमारे इंडिया में आजकल इंडियस बन रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो कंपनी लॉ के सेक्शन 133 ने मैंडेटरी करे हैं कुछ कंपनीज के ऊपर। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि हमारे इंडिया में दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक है खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियस बोलते हैं उसको शॉर्ट में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंपनी पे लगता है, बस फर्क इतना है कि जिन कंपनियों के ऊपर सेक्शन 133 में कंपनी एक्ट की लिस्ट दी हुई है कि इंडियस लगेगा तो उन पे इंडियस लगेगा, जो कंपनियां बच गई उनके ऊपर नॉर्मल एएस लगेंगे। आने वाले टाइम पे आने वाले समय में धीरे धीरे सारी कंपनीज के ऊपर इंडियस लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हालात ये है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं तो यस, आपका आंसर होगा यस। बस फर्क क्या है कि कुछ कंपनीज को इंडियस वाले फॉलो करने होते हैं जो सेक्शन 133 में दिए गए, कुछ कंपनियों को नॉर्मल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं जो 133 की लिस्ट में नहीं है, सेक्शन 133 की। और नेक्स्ट आते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी कौन इशू करता है? आईसीआई। तो जब हम इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं ना, अगर ये सारी चीजें ओके हैं तो हम बोलेंगे कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। अगर इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत है, मान लो कंपनी ने बैलेंस शीट तो बनाई लेकिन शेड्यूल 2 प्रॉपर, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का कंपनी लॉ का ढंग से फॉलो नहीं करा, या डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं करा, या कंपनी एक्ट प्रॉपर तरीके से फॉलो करा लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे, तो अगर कंपनी इनमें से कोई भी चीज को ढंग से फॉलो नहीं करती है तो हम बोलेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। और जैसे ही वो ये पकड़ा गया तो इसका मतलब वो एरर है। तो अब हम आगे पता करेंगे कि कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं करा। अब हम अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हम प्राइमरी से किस तरफ आ जाएंगे? सेकेंडरी की कंपनी ने ऐसा नहीं करा तो क्यों नहीं करा, क्या वो इंटेंशनली नहीं करा या उनसे भूल हुई है, ये चेक किया जाएगा। और अगर इंटेंशनली नहीं करा तो कुछ गड़बड़ी होगी, हो सकता है कोई फ्रॉड ना चल रहा हो कंपनी के अंदर, अब उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ऑडिटर डायरेक्टली फ्रॉड की तरफ नहीं भागता, डायरेक्टली उसको ये चेक नहीं करता, पहले वो सिर्फ प्यार प्यार से चेक करेगा। सिर्फ 90% कंपनीज के केस के अंदर ऑडिटर खाली इसी ऑब्जेक्टिव से मूव करके बात खत्म कर देता है, इस तक जाता ही नहीं है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेगा, कंपनी के वाउचर्स लेगा। वाउचर समझते हो? मान लो कंपनी ने बोला कि मैंने 10,000 रुपए का खर्चा करा है, तो हम बोलेंगे अच्छा खर्चा कहां करा है, उसकी बिल की पेमेंट दिखा दो, बिल की कॉपी दिखा दो। कंपनी बोलती है कि भाई हमने लैंड खरीदी 1 करोड़ की, हम बोलेंगे अच्छा लैंड खरीदी 1 करोड़ की, तुम बोल रहे हो हम कैसे मान लें, एक काम करो रजिस्ट्री की कॉपी दिखा दो, जो प्रॉपर्टी जब लैंड खरीदोगे उसकी रजिस्ट्री होगी ना कंपनी के नाम पर, रजिस्ट्री की कॉपी दिखा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एक्चुअल में वेरीफाई कर रहे हैं। तो जब हम इन चीजों को अपनी आंखों से वेरीफाई कर लेंगे और सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रही हैं, सारे लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो है, तो हम इस एंगल पे जाएंगे ही नहीं ना, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं। हम इसी के बेस पे ऑडिटर क्या करेगा, इन सब चीजों को चेक करने के बाद ही ऑडिटर क्या दे देगा, अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा। अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा। क्या ओपिनियन फॉर्म करेगा? अच्छा ये वर्ड मैंने यूज करा ओपिनियन, अभी ओपिनियन का भी लॉजिक बताऊंगा क्या है। ओपिनियन फॉर्म कर देगा जिसमें वो लिख देगा कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दे रही है, और हमारे हिसाब से जितना मेरे को मैनेजमेंट ने बताया उसके अकॉर्डिंग सब ओके है। मैंने वर्ड यूज करा ओपिनियन। ऑडिटर की रिपोर्ट कभी गारंटी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया और ऑडिट करने के बाद मान लो फ्रॉड पकड़ा गया कंपनी के अंदर, तो क्या ऑडिटर जिम्मेवार होगा? तो आंसर इज हो भी सकता है और नहीं भी, और 99% आंसर इज बिग नो। अब नो क्यों बोला मैंने, इसका लॉजिक समझना। जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है ना तो वो क्लियर कट उसके अंदर लिखता है कि भाई मैं, देखो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, इसकी बनाने की जिम्मेवारी होती है मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी लॉ बोलता है कौन प्रिपेयर करेगा? प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। बट ऑडिटेड बाय, ऑडिट कौन करेगा उसे? ऑडिटर। और ये ऑडिटर कौन होगा? ये होगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग सीए। तो ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई नहीं है, उसको वो तो सिर्फ चेक कर रहा है। तो होगा पता है क्या, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो क्लियर कट अपनी ऑडिट रिपोर्ट जब वो बनाएगा तो उसमें बोल देता है कि भाई मैं जो ऑडिट कर रहा हूं, जितना मेरे को मैनेजमेंट ने पेश करा और जितना मेरे को पेश किया गया वो सब ओके था, और मैंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो जो मेरे पॉइंट बन सकते थे वो अपने एंगल से जितना मेरे को पेश करा मैंने चेक कर लिए और उसके हिसाब से रिपोर्ट ओके है। लेकिन अगर उसके बाद भी फ्रॉड पकड़ा गया और कल को अगर ऑडिटर ये प्रूव कर दे कि मैंने इनसे चीज मांगी थी, इन्होंने मेरे को दी नहीं थी, या कल को अगर ऑडिटर ये प्रूव कर दे कि इन्होंने मेरे को चीज मेरी नजरों में डाली नहीं,
इनको बतानी चाहिए थी। अगर ऑडिटर अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर देगा तो ऑडिटर बच जाएगा, ऑडिटर की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट कभी गारंटी नहीं होती कि कंपनी में फ्रॉड नहीं होगा। ऑडिटर खाली क्या करता है, अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करता है कि भाई जितना मेरे को पेश किया गया उसके हिसाब से है। ऑडिटर की ये रिपोर्ट कभी भी ये जिम्मेवारी नहीं होती कि हाँ भाई जो उसने बोला सब ओके है। उसमें क्लियर कट लिखा होता है जितना मेरे को मैनेजमेंट ने बताया कि भाई मैं ऑडिट करने का, मैं कंपनी को रोज तो चला नहीं रहा, अब मेरे को थोड़ी पता कंपनी की एक्चुअल बेस पे कितनी सेल हो रही है, तो जितनी उन्होंने मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाई, जितनी उन्होंने मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई, मैंने उसको मैच कर लिया, उसके अकॉर्डिंग ओके था। अब कंपनी ने ट्रांजैक्शन ही आधी दिखाई है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको बिना अंदर का बंदा ना बताए तो पता नहीं लग सकती, और हमारे को पता नहीं लगी और इन्होंने छुपा रखी थी, और बाद में खुली बात है जब फ्रॉड पकड़ा गया और हमें प्रूव कर दें कि हमारे को चीजें बताई नहीं गई, तो ऑडिटर बच जाएगा। ऑडिटर का कभी भी काम फ्रॉड पकड़ना पहला होता ही नहीं है, उसका काम यही होता है कि ओपिनियन फॉर्म करना, अगर सब ओके हो रहा है तो वो लिख के आ जाएगा। अगर फ्रॉड पकड़ा जाएगा और उसमें अगर ऑडिटर अपने को इनोसेंट प्रूव कर दे कि उसको बिना बताए ये चीजें छुपाई गई हैं, उसके एंड से वो जितना चेक कर सकता है सब प्रॉपर तरीके से किया, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ऑडिटर बच जाता है, और 90% केस में ऑडिटर बच जाता है। हाँ, अगर मगर कोई ऐसी चीज थी जो ऑडिटर को चेक करनी ही चाहिए थी और ऑडिटर ने वो चीज चेक जान के नहीं की, या की लेकिन पैसे लेके उसने वो चीज पकड़ सकता था लेकिन उसने पकड़ी नहीं, पैसे लेके वो उसने क्लीन रिपोर्ट बना दी कि सब ओके है, तो ऐसे केस में ऑडिटर अंदर जाएगा, तो फिर उसको जेल होगी, फिर वो फंसेगा, फिर उसका मेंबरशिप नंबर भी कैंसिल होता है टेम्परेरी, वो बात करेंगे उसके बारे में। तो ले देके पहले ही सीधा ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने नहीं जाता। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और अगर यहां से अगर ये सब कुछ ओके तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर आ जाएगा। अगली वीडियो के अंदर तुम्हारे को दिखाऊंगा भी ऑडिट रिपोर्ट कैसे होती है और कैसे वर्क होता है। और अगर इसी में कोई गड़बड़ी हुई तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का कि गड़बड़ी है तो क्यों है, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स की ऐसी गड़बड़ी क्यों है, वो फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करेगा और ऑडिटर उसके बेस में ओपिनियन फॉर्म करेगा। ये हो गई बात खत्म। अच्छा, पता है बहुत सारे केसेस में बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की, लेकिन हमने तो देखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सीए ही बना रहे होते हैं, सीए के ऑफिस में बैलेंस शीट बनती है, सीए के ऑफिस में अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, फिर वो कैसे होता है? और आप कह रहे हो कि ऑडिट उसको सीए करेगा लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी कौन, मैनेजमेंट। सच्चाई क्या है, गेम कैसे होती है, पर ध्यान से सुनना। सच्चाई क्या है कि कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी लॉ बोलता है मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है, तो अब मैनेजमेंट में 90% कंपनीज के डायरेक्टर्स या तो अनपढ़ होते हैं या वो किसी दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई साइंस साइड का डॉक्टर, अब किसी हॉस्पिटल चेन है, अब उधर का डायरेक्टर डॉक्टर है, वो कैसे बना लेगा बैलेंस शीट? या वो डायरेक्टर अनपढ़ है तो वो कैसे बना लेगा बैलेंस शीट, है ना? या अगर मान लो उसको कॉमर्स लाइन की नॉलेज है भी, फिर भी बहुत सारे लोगों को बैलेंस शीट, तुम लोग बहुत सारे सीएस सीएम में ऐसे जो क्वालिफाई होने के बाद आज भी बैलेंस शीट नहीं बना पाते, तो वो कैसे बनाने का ये सब चीजें? तो इसलिए कायदे से, अब कंपनी लॉ तो बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की होती है, तो इसलिए कायदे से होता पता है क्या है कि जो कंपनी होती है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सीए फर्म को दे देती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसको दे देती है? किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए किसी सीए फर्म को वर्क हैंड ओवर कर देती है। अब जो अच्छा, और हैंड ओवर कर दिया, अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाएंगी ना, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दोनों डायरेक्टर्स के, कंपनी के दो डायरेक्टर्स के साइन करवाए जाते हैं। अब लॉजिक समझ आ गया? साइन क्यों करवाए जा रहे हैं? बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी के दो डायरेक्टर के साइन होते हैं। क्यों साइन करवाए जा रहे हैं बैलेंस शीट पे? ताकि वो जिम्मेवारी ले रहे हैं कि भाई इस बैलेंस शीट में जो भी लिखा है सब ओके, तभी वो साइन मार रहे हैं उसके ऊपर। इससे प्रूव हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की, इसीलिए उसके साइन करवाए हैं। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी को, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की बनाने की जिम्मेवारी होती है, अगर वो खुद नहीं बना पा रहे तो वो किसी सीए फर्म की हेल्प ले सकते हैं, और जिस सीए फर्म की वो हेल्प ले रहे हैं वो बनवा लेंगे उससे अकाउंट्स वगैरह रेडी करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा लेंगे, लेकिन उसके ऊपर साइन वो डायरेक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं? कंपनी के डायरेक्टर साइन करेंगे, जिससे उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी डायरेक्टर की थी और उन्होंने साइन कर दी है। तो उससे क्या होगा? उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है। क्योंकि कल को अगर उसमें फिर कोई भी दिक्कत होगी तो सीए फर्म को नहीं पकड़ा जाएगा, डायरेक्टर्स को पकड़ा जाएगा, क्योंकि साइन उनके हैं और उन्होंने जिम्मेवारी ली है। अच्छा, अब आती है कि जिस सीए फर्म ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो सीए फर्म ऑडिट नहीं करती, ऑडिट आपको किसी और से करवाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये आगे कंपनी लॉ में बात लिखी हुई है, सेक्शन नंबर है उसका 144, जहां तक मेरा ख्याल है। सेक्शन नंबर अभी आप इग्नोर कर दो, सेक्शन एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, क्या फायदा तुम गलत लिख लो। 139 से लेकर 148 तक के सेक्शन है, उसमें एक सेक्शन है कि ऑडिटर जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो उस कंपनी को ऑडिट नहीं करेगा। तो अगर मान लो कि ये सीए फर्म का नाम XYZ फर्म था, ये सीए फर्म थी, अगर आपकी इस वाली फर्म ने अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो जिस फर्म ने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो वाली फर्म आपको ऑडिट नहीं करेगी, ऑडिट कोई दूसरी फर्म करेगी। तो मान लो ये कंपनी लॉ ही बोलता है, तो इसका मतलब मान लो एक एबीसी फर्म है, वो भी सीए फर्म है,
तो ऑडिट आप इससे करवाओगे। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ये वाली फर्म बना रही है तो ये ऑडिट नहीं करेगी, ऑडिट दूसरी फर्म करेगी, ऑडिट आपका ये वाला करेगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑडिट कोई दूसरी फर्म करेगी, सेम फर्म नहीं करेगी। उसका लॉजिक बताता हूं क्यों। अच्छा, तुम अपनी गलती खुद निकाल लोगे, तुमने क्या काम करा, तुम्हारी गलती तुम खुद पकड़ लोगे, तुम पकड़ना ही नहीं चाहोगे, तुम्हें तो लगेगा सब सही है, आपकी गलती को दूसरा पकड़ पाएगा। अब बच्चे मेरे को एक चीज और बोलते हैं, सर हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जिस सीए फर्म के अंदर ऑडिट हो रहा होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने ही बनाई होती है। अब मैं बताता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में गड़बड़ी कैसे होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कॉमन ऑफिस होता है, अब सुनना पड़े ध्यान से, या दो दोस्त हैं, मान लो मेरी फर्म का नाम एबीसी फर्म है, मेरे दोस्त की फर्म का नाम एक्सवाईजेड फर्म है, आपस में टाई अप कर लिया। टाई अप कैसे कर लिया, मान लो ये मेरे क्लाइंट हैं जो मेरे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहे हैं और वो कह रहे हैं ऑडिट भी आप ही कर दो। अब मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपने ऑफिस में बनवा रहा हूं उनकी, लेकिन जब मैं ऑडिट करूंगा तो स्टैंप मैं एबीसी फर्म वालों की लगाऊंगा। तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसी और ने, ऑडिट किसी और ने करा है। सेम ऐसे उल्टा होगा, जो एबीसी फर्म के अपने क्लाइंट होंगे जो उनके पास आए हैं कि हमारी अकाउंटिंग कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दो, तो ये अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अब वो क्लाइंट तो इतना समझा नहीं, तो वो बोलेगा ऑडिट भी आप ही करवा दो इसका। तो ये क्या करेंगे, ऑडिट भी खुद ही करवा देंगे, जहां पे ऑडिट की बारी आएगी तो वहां पे ऑडिट रिपोर्ट या एक्सवाईजेड फर्म की लगा देंगे। इसका मतलब एक्चुअल लाइफ में तुम्हें, जब तुम किसी सीए फर्म में जाते हो तो तुम्हें लगता है कि यार ऑडिट भी वही करने हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जो ऑडिटर कंपनी लॉ में क्लियर कट बना है, जो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो ऑडिट खुद नहीं करेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में होता कैसे है कि जो बनाता कोई और है, ऑडिट कोई और करता है, लेकिन वो सब एक ही फर्म में रहता है, अलग अलग ऊपर ठप्पे अलग अलग सीए के लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें पता नहीं लग पाता, लेकिन सच्चाई कुछ हो रही है। तो इसका अगर एक्सवाईजेड फर्म के जो क्लाइंट हैं उनका ऑडिट वो खुद नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरी फर्म से करवाना होता है, तो उन्हीं का कोई दोस्त है एबीसी फर्म वाला, उनकी स्टैंप लगवा दी। एबीसी फर्म के जो क्लाइंट है जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है उनका ऑडिट वो नहीं कर पाएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रेडी कर रहे हैं, उनका ऑडिट उनका जो दोस्त एक्सवाईजेड वाला वो कर देगा। तो इस तरीके से ठप्पे लग जाते हैं, इस तरीके से स्टैंप लग जाती है, ठप्पा बोलते हैं उसको, काम हो गया। तो ये हो गई बात कि एक्चुअल में वर्क कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अब आता है सर कितने तरीके के ऑडिट होते हैं मेनली। तो मेनली ना 3 तरीके के ऑडिट होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, और एक होता है कॉस्ट ऑडिट। इनका काम क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब है कंप्लायंस ऑडिट। एंड कॉस्ट ऑडिट के अंदर मतलब होता है यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना। चेक करना। अब सुनना पड़े ध्यान से। अच्छा, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ये कौन करता है, बाय प्रैक्टिसिंग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिट है ये कौन करता है, बाय प्रैक्टिसिंग सीएस। एंड ये जो कॉस्ट ऑडिट है कौन करता है, बाय प्रैक्टिसिंग सीएम में। प्रैक्टिसिंग सीएम में। तो 3 तरीके के मेन ऑडिट हैं, एक है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक है सेक्रेटरी ऑडिट, एक है कॉस्ट ऑडिट। तुम लोगों को ना ज्यादातर यही वाला ऑडिट पता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं, टू चेक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही नहीं दे रही है। इसके बारे में हम भी ऊपर पढ़ के आए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब देंगी, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are giving true and fair view or not। और ये वाला ऑडिट कौन कर सकता है, खाली कौन कर सकता है, ओनली सीए। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑडिट है। उसका लॉजिक बताता हूं क्यों, क्योंकि ये एवरी कंपनी के लिए मैंडेटरी है। एवरी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, कितनी मर्जी छोटी हो कितनी मर्जी बड़ी हो, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराना ही होता है। और ये खाली सीए कर सकता है। लेकिन ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिट है ये खाली सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को करवाना होता है। वो आगे जाके जब हम लॉ पढ़ेंगे, ऑडिट एज पर कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, तो उन पे उसके अंदर जाके पढ़ेंगे। क्लास ऑफ कंपनीज को करवाना होता है, सबको नहीं करवाना होता, सिर्फ कुछ कंपनीज को करवाना होता है, ऑफ कंपनीज को करवाना होता है।
और ये जो कॉस्ट ऑडिट है ये भी सिर्फ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को करवाना होता है, हर किसी कंपनी को नहीं कराना होता। कौन सी कंपनीज को करवाना था वो आगे जाके हम बात करेंगे। तो ले दे के एक्चुअल में क्या है कि जो तुम लोग ऑडिट सुनते हो ना कि ऑडिटर सीए होता है, सीए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑडिट ये होता है और ये ऑडिट सिर्फ सीए को करने की पावर है। और इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं कि और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, कि सारी चीजें प्रॉपर, और अगर नहीं दे रही है तो फिर आपको पता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पे मूव कर जाएंगे टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। और ये हर कंपनी को कराना था, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म यही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑडिट कौन करता है, सीए करता है। लेकिन सच्चाई ये कि दो ऑडिट होते हैं, एक होता है सेक्रेटरी ऑडिट, एक होता है कॉस्ट ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट का मतलब है कंप्लायंस ऑडिट। अच्छा, एक कंपनी जब बनी तो कंपनी बनाते वक्त उसके ऊपर कंपनी लॉ लग रहा होगा, कंपनी में लेबर काम कर रही है उसके अंदर लेबर लॉ लग रहे होंगे, कंपनी के अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के लॉ लग रहे होंगे। तो एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं क्या वो सारे लॉ ढंग से फॉलो हुए या नहीं हुए हैं, उनको चेक करना इज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑडिट। और इसी को हम कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं कि सारे लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो किए गए नहीं किए गए। और ये ऑडिट कौन करता है, प्रैक्टिसिंग सीएस। ये ऑडिट हर कंपनी को नहीं कराना होता, एक लिमिट दी हुई है कि इन कंपनियों की अगर लिमिट इतने से ऊपर होगी तब करवाना है, तो वो इसीलिए इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन करते सीएस वाले भी ऑडिट। सेम आता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में एक कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, तो कॉस्ट निकाली कैसे गई, एक कॉस्ट ऑडिटर का काम होता है चेक करना कि कंपनी ने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रखी है वो इस तरीके से रखी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी मिनिमम हो जाए। किसी भी कॉस्ट ऑडिटर का काम यही होता है, मेन चेक करना कि वेदर कंपनी ने जो प्रोडक्ट का जो प्राइस रखा है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, और उसकी कॉस्ट से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा अगर प्रोडक्ट गिराया भी है तो। और कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, कंपनी के कॉस्ट शीट बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, क्या वो प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स ढंग से मेंटेन किए गए हैं नहीं किए गए हैं, वो सारी चीज चेक करने का काम किसका होता है, प्रैक्टिसिंग सीएमए का। प्रैक्टिसिंग सीएमए का, इसको हम कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। ये भी हर तरीके की कंपनी को नहीं कराना होता, सिर्फ कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को कराना होता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि ऑडिट खाली कौन करता है, सीए। अच्छा, एक वर्ड मैंने वो लिखा है यहाँ पे, स्टैट्यूटरी। देखो, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एक ऐसा ऑडिट जो कि लॉ के द्वारा मैंडेटरी है। अच्छा, कायदे से तो ये तीनों ही लॉ के द्वारा मैंडेटरी है, तो कायदे से ये दोनों ऑडिट भी स्टैट्यूटरी ऑडिट ही है। अगर सच्चाई बताऊं तो कायदे से ये दोनों ऑडिट भी स्टैट्यूटरी, कोई भी ऐसा ऑडिट जो लॉ के द्वारा मैंडेटरी हो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। अब समझने वाली चीज ये है कि इनको भी लॉ ने बनाया है, इनको भी लॉ ने बनाया है। अच्छा, पॉपुलर ये क्यों है, हम इसी को स्टैट्यूटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे को बताया ना, पहले तो ऑडिट होता ही नहीं था, और जब ऑडिट का कंसेप्ट आया भी तो सबसे पहले स्टार्टिंग में खाली यही वाला ऑडिट आया था, ये दो तो ऑडिट थे ही नहीं, तो बहुत बाद में आए हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में जब लॉ के द्वारा इस ऑडिट को मैंडेटरी किया गया था तो इसी का नाम पड़ गया स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। कायदे से ये दोनों भी लॉ के द्वारा मैंडेटरी हैं, और जो भी चीज लॉ के द्वारा मैंडेटरी होती है उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट ही बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट भी लॉ के द्वारा मैंडेटरी हैं, बस फर्क इतना है कि सेक्रेटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। तो इसलिए ना, अब जिन कंपनियों के लिए ये वाले ऑडिट भी मैंडेटरी हैं, तो कायदे से जिन कंपनियों के लिए ये वाले ऑडिट भी मैंडेटरी हैं, तो कायदे से तो सच्चाई है कि उनके लिए तो स्टैट्यूटरी है ना, उनके लिए स्टैट्यूटरी है। लेकिन हम इनको स्टैट्यूटरी बोलते क्यों नहीं, अब लॉजिक समझ आ गया ना, क्योंकि पॉपुलर पहले से वो है। तो अगर पेपर में तुमसे कोई पूछ ले कि स्टैट्यूटरी ऑडिट लिख के आओ, तो तुम यही वाला लिख के आना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। लेकिन सेक्रेटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट वो अलग से पूछेगा क्या होता है। लेकिन अगर तुमसे कोई रियल लाइफ में पूछ लोगे तो तुम ऐसे बोलोगे कि हर वो ऑडिट जो लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है वो स्टैट्यूटरी होता है। पॉपुलर ये था इसलिए हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले ऑडिट को, अदरवाइज कायदे से तो सेक्रेटरी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट भी मैंडेटरी ही है। तो इधर से हमारे एक चीज क्लियर हुई कि ऑडिट कितने तरीके के होते हैं, हमें ये समझ आ गया, कौन करता है समझ आ गया, और क्या क्या होता है। तो आज हमें एक चीज क्लियर हुई कि खाली सीए ऑडिट नहीं करता, सीएस और सीएमए भी करते हैं। हालांकि और भी कई तरीके के ऑडिट होते हैं, वॉलंटरी ऑडिट होते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी, जो अपनी मर्जी से आप करवा रहे हो। इंटरनल ऑडिट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आगे जाके आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप आपका ना, आज मैंने कुछ भी बुक से नहीं पढ़वाया है, आपका सिर्फ एक बेस बनवाया है कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट वर्ड कहां से डिराइव हुआ, ऑडिट कब इंडिया में मैंडेटरी किया गया, ऑडिट कैसे किया जाता है, कंपनी एक्ट में क्या क्या है, तुम्हारे कोर्स में क्या वेटेज है, ये सब के बारे में। अगली क्लास में इसको ऑफिशियली चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉपर मैं तुम्हारे को ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह भी दिखाऊंगा कैसे होता है। आगे जाके और मजा आने वाला है, यू विल लव इट, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखा, एक इंट्रो दे दिया, एक ब्रीफ बनवा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं, कीप इवन कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।